वेलकम बैक टू माय गेचेस अमित यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एस्पेक्ट इम्पैक्ट हैजार्ड रिस्क के ऊपर डिस्कस करेंगे। यह कोई भी कंपनी को सेफ वर्कप्लेस बनाने का एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। एस्पेक्ट एस्पेक्ट यानी कि किसी भी एक्टिविटी या सर्विस और प्रोडक्ट जो एनवायरनमेंट के ऊपर प्रभाव फैल सकता है। इम्पैक्ट मीन्स ये एक एनवायरमेंटल एस्पेक्ट का रिजल्ट है। इसको हम लोग एक आसान भाषा में समझते हैं। कोई भी ऑयल ड्रम से अगर ऑयल लीकेज हो रहा है तो ये एक एक्टिविटी है। तो ऑयल लीकेज होने के बाद वो जो लैंड एंड वाटर में फॉल हुआ, इसको हम लोग एनवायरमेंटल एस्पेक्ट बोल सकते हैं। एंड ऑयल वाटर में फॉल होने के बाद जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ उसको हम लोग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बोल सकते हैं। अभी एनवायरमेंटल एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट के कारण एनवायरमेंट रिस्क जनरेट होता है। एनवायरमेंटल रिस्क में जो सीवियरिटी जो है उसका मेजरली जो कंपोनेंट रहता है उसमें लीगल, रेपुटेशन, कार्बन एमिशन ये पैरामीटर रहता है। कोई भी एक्टिविटी का एनवायरमेंटल रिस्क डिटर्मिनेशन होने के बाद वो अगर एस्पेक्ट इम्पैक्ट मैट्रिक्स का रेड जोन के अंदर अगर फॉल करता है तो वो एनवायरमेंटल रिस्क को हम लोग सिग्निफिकेंट रिस्क कहते हैं। कोई भी एक्टिविटी का एनवायरमेंटल रिस्क डिटर्मिनेशन होने के बाद वो अगर एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स का येलो जोन के अंदर अगर फॉल करता है तो वो एनवायरमेंटल रिस्क को हम लोग टॉलरेबल रिस्क कहते हैं। कोई भी एनवायरमेंटल एक्टिविटी का एनवायरमेंटल रिस्क डिटर्मिनेशन होने के बाद वो अगर एस्पेक्ट एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स का ग्रीन जोन के अंदर अगर फॉल करता है तो उसे हम लोग इनसिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल रिस्क कहते हैं। एज पर ISO 14001-2015 दैट इज एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी कंपनी का एस्पेक्ट इम्पैक्ट को डिटर्मिनेशन करना बहुत जरूरी है। हैजार्ड एंड रिस्क। हैजार्ड मीन्स something that can cause harm or have a potential to cause harm. Risk means it is the possibility for hazard to cause harm. इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए एक स्नेक आपसे एक सर्टेन डिस्टेंस में है, दैट मीन्स वो जो स्नेक है दैट इज एन हैजार्ड। अभी आप स्नेक्स का आसपास में जा रहे हैं या स्नेक्स को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका चांस ऑफ स्नेक्स बाइट जो है वो बढ़ जाता है। दैट मीन्स आपका जो रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। किसी भी रिस्क को डिटर्मिनेशन करने के लिए हैजार्ड का सीवियरिटी एंड लाइक्लीहुड को पता होना बहुत जरूरी है। मेजरली हम लोग किसी भी हैजार्ड का सीवियरिटी लेवल घटा नहीं सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एज ए सेफ्टी एक्सपर्ट उसका लाइक्लीहुड को ही रिड्यूस कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। जो पॉइजनस स्नेक है उसका स्नेक बाइट होने के बाद उसका जो सीवियरिटी उसको हम लोग घटा नहीं सकते हैं, लेकिन क्या उसका कंट्रोल कर सकते हैं? वो पॉइजनस स्नेक का बाइट होने का जो लाइक्लीहुड है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ कीपिंग सेफ डिस्टेंस और स्नेक को एक कवर्ड जगह में रख के। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी रिस्क को डिटर्मिनेशन करने के लिए ये सर्कल को फॉलो किया जाता है, जिसमें पहला जो है हैजार्ड एंड रिस्क को आइडेंटिफाई करना, दूसरा जो है रिस्क को इवैल्यूएट करना या रिस्क को असेसमेंट करना, थर्ड जो है हायरार्कीज ऑफ हैजार्ड कंट्रोल को डिटरमाइन करना, फोर्थ जो है हायरार्कीज ऑफ हैजार्ड कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करना, फिफ्थ जो है आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायरार्कीज ऑफ हैजार्ड कंट्रोल उसका इफेक्टिवनेस को रिव्यू करना। हैजार्ड एंड रिस्क मैट्रिक्स में अगर कोई भी एक्टिविटी का रिस्क डिटर्मिनेशन करने के बाद वो अगर रेड जोन के अंदर
फॉल करता है तो वो रिस्क को हम लोग इनटॉलरेबल रिस्क कहते हैं। सिमिलरली किसी भी एक्टिविटी का रिस्क डिटर्मिनेशन करने के बाद वो अगर हैजार्ड एंड रिस्क मैट्रिक्स का येलो जोन के अंदर अगर फॉल करता है तो उसे हम लोग टॉलरेबल रिस्क कहते हैं। किसी भी एक्टिविटी का रिस्क डिटर्मिनेशन करने के बाद वो अगर हैजार्ड एंड रिस्क मैट्रिक्स का ग्रीन जोन के अंदर अगर फॉल करता है तो वो रिस्क को हम लोग ब्रॉडली एक्सेप्टेड रिस्क कहते हैं। कोई भी टॉलरेबल रिस्क को डिफाइन करने के लिए YLRA कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। YLRA मीन्स एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। यह एक रीजन है जिसके ऊपर अगर हम लोग मिटिगेशन एफर्ट या कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करें तो कंपनी का कॉस्ट तो बढ़ेगा लेकिन उसका परसेंटेज ऑफ बेनिफिट वो घटता जाएगा। एक रीजन है जिसके अंदर हम लोग किसी भी प्रैक्टिकेबल सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं हैजार्ड मिटिगेशन के लिए। कोई भी कंपनी जो ISO 45001 दैट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता है तो वो कंपनी को हैजार्ड एंड रिस्क को डिटर्मिनेशन करना एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अभी टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट 3 टाइप का होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड सेमी क्वांटिटेटिव। हालांकि मैं हर एक टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा लेकिन मैं एक जस्ट ओवरव्यू आपको ये वीडियो में दे रहा हूँ। क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट के अंदर जो PHA है वो है प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस। सेकेंड चेकलिस्ट है। थर्ड व्हाट इफ एनालिसिस। फोर्थ JSA मीन्स जॉब सेफ्टी एनालिसिस। फिफ्थ HAZOP मीन्स हैजार्ड एंड ऑपरेबिलिटी एनालिसिस। FMEA मीन्स फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट के अंदर आता है FTA that is fault tree analysis, ETA that is event tree analysis, BTA that is bow tie analysis, Dow index, FMECA that is failure mode effects and criticality analysis and semi quantitative risk assessment के अंदर आता है LOPA that is layer of protection analysis। अभी हम लोग समझेंगे कि किसी भी कंपनी में AIHR जो रजिस्टर है उसको हम लोग प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें। एनवायरमेंट एस्पेक्ट इम्पैक्ट को डिटर्मिनेशन करने के लिए एक एस्पेक्ट इम्पैक्ट रजिस्टर को बनाया जाता है जिसमें जो एक्टिविटी का सिग्निफिकेंट रिस्क डिटर्मिनेशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए मैनेजमेंट कंट्रोल एक्शन प्लान लेना पड़ता है एंड वो जो मैनेजमेंट कंट्रोल एक्शन प्लान लिया गया उसको डिस्कस एंड रिव्यू किया जाता है MRM मीटिंग में, दैट इज मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग। सिमिलरली फॉर हैजार्ड एंड रिस्क को डिटर्मिनेशन करने के लिए हैजार्ड एंड रिस्क रजिस्टर बनाया जाता है जिसमें किसी भी एक्टिविटी का इंटॉलरेबल जो रिस्क आइडेंटिफाई होता है उसको रिड्यूस करने के लिए मैनेजमेंट कंट्रोल प्लान लिया जाता है एंड सेम इज डिस्कस किया जाता है MRM मीटिंग में एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल वो एक्टिविटी का हैजार्ड मिटिगेशन इफेक्टिवनेस को रिव्यू किया जाता है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू AIHR रिस्क रजिस्टर को इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। अभी हम लोग एक टेम्पलेट देखेंगे जिसमें हम लोग एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट को डिटर्मिनेशन कर सकते हैं थ्रू दिस टेम्पलेट। ये एक टेम्पलेट है जिसमें हम लोग एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट को डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। ये एक एस्पेक्ट इम्पैक्ट मैट्रिक्स है जो पहले बताया गया। अभी एनवायरमेंट एस्पेक्ट इम्पैक्ट को डिटर्मिनेशन करने के लिए हमें ये पैरामीटर को फॉलो करना पड़ता है, जैसे डेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रिव्यू, एक्टिविटीज और सर्विस और मटेरियल, इक्विपमेंट, प्रोडक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर। एनवायरमेंट एस्पेक्ट क्या है वो एक्टिविटी के कारण, एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या है वो एक्टिविटी के कारण, क्या क्या हम लोग एग्जिस्टिंग कंट्रोल ले रहे हैं वो एक्टिविटी का जो इम्पैक्ट है उसको
रिड्यूस करने के लिए एंड अभी क्या उसका लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस है बेस्ड ऑन दिस एस्पेक्ट इम्पैक्ट मैट्रिक्स एंड अभी उसका सीवियरिटी ऑफ ऑकरेंस है क्या है बेस्ड ऑन दिस एस्पेक्ट इम्पैक्ट मैट्रिक्स एंड उसके हिसाब से हम लोग एनवायरमेंट रिस्क वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। अगर वो एनवायरमेंट रिस्क वैल्यू ये रेड जोन के अंदर फॉल करता है तो वो एक सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल रिस्क लेवल कहा जाता है एंड वो सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल रिस्क वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए हमें एडिशनल कंट्रोल मेजर लेना पड़ता है जिसको हम लोग मैनेजमेंट कंट्रोल भी कह सकते हैं एंड वो मैनेजमेंट कंट्रोल लेने के बाद अभी फिर से हमें रिव्यू करना पड़ता है कि उसका जो कंट्रोल मेजर जो लिया गया उसका इफेक्टिवनेस क्या है एंड उसके हिसाब से फिर से रिवाइज एनवायरमेंटल रिस्क वैल्यू को यहाँ पे देना पड़ता है एंड एज पर न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ ISO 14001 हम जब किसी भी एक्टिविटी का एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट डिटर्मिनेशन करते हैं तब हमें वो एक्टिविटी का एडिशनल कंट्रोल इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद जो जो बेनिफिट मिलेगा उसे हम लोग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं एंड उसको हम लोग ये रजिस्टर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड सिमिलरली वो एक्टिविटी के साथ जो जो लीगल रिक्वायरमेंट जुड़ा हुआ है उसे भी आइडेंटिफाई करना है। ये एक टेम्पलेट है जिसके द्वारा हम लोग मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल रिस्क जो लिया गया उसको मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए क्या क्या एक्शन प्लान लिया गया है एंड क्या स्टेटस है एंड सेम टेम्पलेट को डिस्कस करना है इन मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में। सिमिलरली फॉर हैजार्ड एंड रिस्क रजिस्टर के लिए ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है। यहाँ पे भी जो है मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम लाइक एनवायरमेंटल एस्पेक्ट इम्पैक्ट रजिस्टर। यहाँ पे सिर्फ एनवायरमेंट के जगह ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी को आइडेंटिफाई किया गया है एंड यहाँ पे सेम डेट ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड रिव्यू है। यहाँ पे भी एक्टिविटी है। यहाँ पे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट के जगह हैजार्ड को आइडेंटिफाई किया गया है एंड यहाँ पे एनवायरमेंट इम्पैक्ट के जगह रिस्क को आइडेंटिफाई किया गया है। यहाँ पे भी सेम एग्जिस्टिंग कंट्रोल मेजर को आइडेंटिफाई किया जाता है एंड उसका लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस को डिटरमाइन किया जाता है एज पर हैजार्ड एंड रिस्क मैट्रिक्स एंड उसका सीवियरिटी ऑफ ऑकरेंस को भी डिटरमाइन किया जाता है एज पर हैजार्ड एंड रिस्क मैट्रिक्स एंड उसके हिसाब से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है एंड एज पर हैजार्ड एंड रिस्क मैट्रिक्स का हिसाब से पर किसी भी एक्टिविटी का जो रिस्क वैल्यू है वो रेड जोन के अंदर अगर फॉल करता है तो उसे हम लोग टॉलरेबल रिस्क कहते हैं एंड उसके लिए एडिशनल कंट्रोल मेजर या मैनेजमेंट कंट्रोल लेना पड़ता है एंड उसका जो रिस्क के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं एज पर न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ ISO 45001 एंड वो एक्टिविटी का जो जो लीगल रिक्वायरमेंट है उसको भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ये एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए। यहाँ पे जो जो इनटॉलरेबल रिस्क आइडेंटिफाई होता है उसका क्या क्या एक्शन प्लान लिए हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एंड उसका स्टेटस को डिफाइन किया जाता है एंड सेम चीज मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में उसको डिस्कस एंड रिव्यू किया जाता है। किसी भी कंपनी में ISO सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ये एस्पेक्ट इम्पैक्ट रजिस्टर एंड हैजार्ड रिस्क रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। Thank you all for listening today's topic. If anybody have any query, please comment in my YouTube channel. For more information, like and subscribe my YouTube channel.